हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। हम लोग अपना अभी सेमेस्टर 1 का बच्चा अगला लेक्चर जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको स्टार्ट करेंगे। हमारा जो यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें हम लोगों ने 3 टॉपिक लेक्चर कंप्लीट किया था। उसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डी ब्रोई हाइपोथेसिस के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब देखो बच्चा, हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, एक्चुअली था क्या। पुराने टाइम में जो साइंटिस्ट लोग थे उनका ये मानना था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है। और अगर इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल्स है तो जो हमारा नील बोहर साहब का जो एटॉमिक थ्योरी था उसमें बताया गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है सो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में एक डिफरेंट फिक्स्ड वेलोसिटी से क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ये बात पुराने टाइम में हम लोग मानते थे। वही बात यहाँ लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स, यानी कि पुराने टाइम के अगर हम लोग मैकेनिक्स को देखें तो अ मूविंग इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज अ पार्टिकल। कोई भी अगर मूविंग इलेक्ट्रॉन है तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। और अगर वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो उसका पोजीशन और मोमेंटम एक टाइम पे एक्यूरेसी के साथ हम लोग बता सकते हैं। सपोज करो हम बोले कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहा है, और ये मूविंग इलेक्ट्रॉन का अगर हमको बताना है मोमेंटम और पोजीशन, और किसी एक टाइम पे मान लो सपोज करो अभी हम इलेक्ट्रॉन हमारा मूव कर रहा है और हम बोले कि अभी जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसका पोजीशन बताओ कहाँ पे है और इसकी मोमेंटम बताओ क्या है। तो आप एक टाइम पे एडजेक्ट पोजीशन और एडजेक्ट मोमेंटम मूविंग इलेक्ट्रॉन का बता सकते थे। ये बोला जाता था पहले के टाइम में। लेकिन जब डी ब्रोई हाइपोथेसिस आया तो डी ब्रोई हाइपोथेसिस से हमको क्या पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा, ये एक प्रकार का वेव होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक प्रकार का वेव, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो वेव की तरह मूव करता है। ये बात पहले बताया गया था। और बच्चा, किसी वेव का एडजेक्ट पोजीशन बता पाना पॉसिबल नहीं होता है। एडजेक्ट पोजीशन बता पाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। तो ये जो पहले के टाइम के साइंटिस्ट लोगों का ये मानना था कि इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का वेव है, एक प्रकार का मूविंग इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का पार्टिकल है, और उसकी एडजेक्ट पोजीशन और मोमेंटम हम लोग बता सकते हैं। लेकिन जब पता चला कि इलेक्ट्रॉन, आपका डी ब्रोई हाइपोथेसिस, जब ये बात पता चला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा एक, जब चलता है तो वेव की तरह चलता है, और किसी वेव का एक पार्टिकुलर एक एग्जैक्ट पोजीशन बता पाना ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये जो पहले के टाइम में जो लोग मानते थे वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आने लगा, यानी कि विरोधाभास आने लगा कि भाई पहले माना जाता था कि इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम एक्यूरेसी के साथ बता सकते हैं, लेकिन बाद में जब डी ब्रोई हाइपोथेसिस आया जिसमें यह पता चला कि इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का वेव है और वेव की एग्जैक्ट पोजीशन बता नहीं सकते हैं, तो वहां कंफ्यूजन बना। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए बाद में हमारे 1927 ईस्वी में 1927 में वर्नर हिजेनबर्ग साहब आए थे और उन्होंने अपना एक प्रिंसिपल दिया था। इसी प्रिंसिपल को हम लोग बोलते हैं हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब ये हिजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, सुनो। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सपोज करो मेरे पास कोई मूविंग पार्टिकल है। मान लो कोई पार्टिकल अभी मूव कर रहा है, मतलब किसी स्पीड से चल रहा है। तो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। भाई मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से, और पी का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, और अगर वो पार्टिकल है तो उसका कुछ मास होगा। तो उस पार्टिकल का मोमेंटम एम इनटू भी मान लो हो गया। ठीक। और सपोज करो कोई पार्टिकल अभी मूव कर रहा है तो उसके अंदर में कुछ मोमेंटम होगा, और अगर वो मूव कर रहा है तो उसका कुछ ना कुछ पोजीशन होगा। तो सपोज करो हम एक पार्टिकल है, और हम अभी सपोज करो हम अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। आप लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट से नहीं हो तो आप लोग जगह को नहीं जानते होंगे, लेकिन मान लो सपोज करो कि हमारा, आप जानते हो ना कि आजकल के जो रिश्तेदार होते हैं बच्चे, वो किस लेवल के होते हैं। अगर आप कुछ कहीं पे अगर आपको थोड़ा सा भी गलत दिख गया तो उसमें नमक मिर्च मिला करके बातों को बढ़ा करके आपके पेरेंट को उसी बात को बहुत सारा बढ़ा चढ़ा के बोल देता है। तो सपोज करो आप कहीं गाड़ी से जा रहे हो और आपकी स्पीड है, मान लो सपोज करो कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ मोमेंटम होगी। अगर आप स्पीड है आपके अंदर में तो आप मास होगा आपका, और आप किसी वेलोसिटी से जा रहे होंगे बाइक से तो आपकी कुछ ना कुछ मोमेंटम होगी। तो मान लो आपको कोई रिश्तेदार आपको देख लिया और आपके घर पे आपके पापा को जाके बोल रहा है कि आपके बेटा को ना, मान लो आप 50 के स्पीड में बाइक चला रहे थे तो बोलेगा कि 100 के स्पीड में बाइक चलाते देखे इस जगह पे। तो आपके पापा पूछे किस टाइम पे देखे थे, तो वो बोलेगा करीबन 12 बज के, मान लो सपोज करो बोला कि 12 बज के 30 मिनट पे, इस टाइम पे हम लोग आपके बेटा को इस 100 के स्पीड से, यानी कि कुछ मोमेंटम से इस जगह पे जाते हुए देखे। जैसे ही ये बात बोले और आपके पापा ने आपको कॉल किया और बोला आपके पापा की बताओ कहाँ थे तुम, तुम्हारे अंकल ने या तुम्हारे जो भी आपके रिश्तेदार थे उनका नाम लेके उन्होंने आप तुमको देखा है वहां पे, तो तुम बोला पापा वो गलत झूठ बोल रहे हैं। अब आपके पापा बोलेंगे वो झूठ नहीं बोल सकते हैं, तो तुम उनको ये प्रिंसिपल समझा सकते हो। इस प्रिंसिपल के तहत तुम अपने रिश्तेदार को गलत साबित कर सकते हो। कैसे? क्योंकि ये प्रिंसिपल ये बोलता है कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उस मूविंग पार्टिकल का किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे, एक टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन
एडजेक्ट पोजीशन और एडजेक्ट मोमेंटम नहीं बताया जा सकता है। ऐसा संभव नहीं है कि किसी मूविंग पार्टिकल का एक टाइम पे एडजेक्ट पोजीशन और एडजेक्ट मोमेंटम बताया जा सके। तो आप बोला पापा हमने एक साइंस में एक टॉपिक पढ़ा था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल यही बात बोलता था कि किसी मूविंग पार्टिकल का किसी एक टाइम पे एडजेक्ट मोमेंटम और पोजीशन बताना संभव नहीं है। तो अगर आपको वो मेरा स्पीड और जगह दोनों बता रहे हैं कि 12:30 बजे हमने उसको इस 100 के इस स्पीड से इस मोमेंटम से इस जगह पे देखा, इसका मतलब वो गलत बोल रहे हैं। या तो वो आपको मेरा स्पीड बता सकते हैं एक टाइम पे, या तो वो आपको मेरा एडजेक्ट पोजीशन बता सकते हैं। दोनों सही नहीं बता सकते हैं। अगर आप ये चीज अपने पापा को साबित कर दोगे तो आपके पापा समझ जाएंगे कि आपके रिश्तेदार झूठ बोल रहे थे, तो आप बच जाओगे। तो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही था, उनका ये कहना था कि कोई भी मूविंग पार्टिकल का किसी एक टाइम पे एक पार्टिकुलर टाइम पे एडजेक्ट पोजीशन और एडजेक्ट मोमेंटम बताना संभव नहीं है। अगर आप पोजीशन एडजेक्ट बता दे रहे हो तो फिर आप मोमेंटम नहीं बता पाओगे। अगर आप मोमेंटम एडजेक्ट बता दे रहे हो तो फिर आप किस पोजीशन पे देखें वो नहीं बता पाओगे। और यही था हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और वही बात यहां लिखा हुआ है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली both the position as well as the momentum of a moving particle at the same time with certainty। मतलब एक टाइम पे एक बिल्कुल सही एक्यूरेसी के साथ किसी मूविंग पार्टिकल का एडजेक्ट पोजीशन और मोमेंटम बोले या वेलोसिटी ये नहीं बताया जा सकता है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन आपका वेव की तरह मूव करता है तो पहले जमाने में लोग बोलता था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल का एडजेक्ट पोजीशन और मोमेंटम बता सकते हैं। बाद में डी ब्रोई हाइपोथेसिस आया तो उनका यह कहना था कि इलेक्ट्रॉन तो एक वेव है, चलता हुआ इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का वेव है और वेव का एडजेक्ट पोजीशन बताना संभव नहीं है। तो वहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आया, उसी को सही से एक्सप्लेन करने के लिए कौन आए थे? हिजनबर्ग साहब। उनका यह कहना था कि किसी मूविंग पार्टिकल्स का एडजेक्ट पोजीशन और मोमेंटम किसी एक टाइम पे एक्यूरेट बताना सही संभव नहीं है। और अगर आप ऐसा करने जाते हो कि अगर आप किसी मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम और पोजीशन दोनों बताने जाते हो किसी एक टाइम पे, तो आप दोनों में एरर करोगे, दोनों में गलती करोगे, दोनों आप सही नहीं बता सकते हो। तो मान लो हमने बोला मेरे पास कि अनसर्टेनिटी या एरर इन पोजीशन, ऐसा हम बोलते हैं कि मान लो अनसर्टेनिटी या एरर इन पोजीशन को मान लेते हैं डेल्टा एक्स, इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एक्स से। और अनसर्टेनिटी और एरर इन मोमेंटम, इसको हम लोग मान लेते हैं डेल्टा पी, यानी कि एरर इन मोमेंटम। तो मान लो अगर तुम किसी एक टाइम पे किसी मूविंग पार्टिकल का पोजीशन और मोमेंटम दोनों बताने गए तो तुम दोनों में एरर करोगे। और एरर मान लेते कि तुमने पोजीशन में ये एरर किया और मोमेंटम में ये एरर किया। तो हिजनबर्ग साहब ने केवल अपना ये प्रिंसिपल नहीं दिया, बल्कि उन्होंने प्रिंसिपल के साथ साथ इनका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी दिया कि एरर जो होगा दोनों का, उन दोनों के एरर का प्रोडक्ट क्या होगा, उनके बारे में भी उन्होंने बताया। उनका कहनाम ये था कि अगर आप दोनों को किसी एक टाइम पे बताने जाओगे तो जो एरर होगा दोनों में, उस एरर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू h/4πk होता है। ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। तो अगर आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π को हम लोग 2 इंटू 2π लिख सकते हैं, बिल्कुल। और 2 इंटू 2π जो होता है बच्चा, इसको हम लोग कट h या h बार के नाम से भी जानते हैं। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h/2, आप ये बोलो या h/4π बोलो, बात एक ही हुआ। तो ये था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, समझ गए? चलो देखो, क्लियर हुआ ये क्या था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा, इसको हम लोग चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, इसको हम लोग चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं
डेल्टा एक्स इंटू मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो मास तो आपका बच्चा कभी चेंज होता नहीं है, तो मोमेंटम में एरर किसकी वजह से आ रहा होगा, इसका मतलब वेलोसिटी बताने में गलती कर रहे हो तो इसके वजह से। तो m इंटू डेल्टा भी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई बोल सकते हैं। तो आप ये लिखो और वो लिखो, बात एक ही हुआ। ठीक, समझ गए। अगर आपको कभी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी बताना है तो मास को लेके उधर चले जाओ, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा भी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m, ये भी आप फॉर्मूला बोल सकते हो। ये रिलेशन भी आपको ध्यान पे रखना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब सोचो अगर तुमने दोनों बताने की जरूरत किया और तुम बहुत अपना एफर्ट लगा करके, मान लो तुम पोजीशन बता रहे हो और पोजीशन में बहुत थोड़ा सा का तुम एरर कर रहे हो, बहुत थोड़ा मिस्टेक कर रहे हो पोजीशन बताने में। तो अगर आप पोजीशन बताने में थोड़ा मिस्टेक कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप फिर मोमेंटम बताने में बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे होंगे। या अगर मोमेंटम में आप बहुत कम मिस्टेक कर रहे हो तो इसका मतलब पोजीशन बताने में तुम बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे होगे। यानी कि दोनों को आप ठीक ठाक मिस्टेक होना चाहिए, होता है। अगर आप किसी भी मूविंग पार्टिकल का एक टाइम पे पोजीशन और एरर बता रहे हो, मतलब पोजीशन और मोमेंटम बता रहे हो, तो दोनों में एरर करोगे। किसी एक में कम एरर करोगे तो दूसरे में उसके तुलना में बहुत ज्यादा एरर करोगे। तो ये कहा गया है और यही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। जो बात आपको हम बताए हैं वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है कि इफ डेल्टा एक्स इज मेजर्ड मोर प्रिसाइसली, अगर आप डेल्टा एक्स को बहुत अच्छे से मेजर कर रहे हो, यानी कि डेल्टा एक्स बहुत कम है, यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बहुत कम है, तो इसका मतलब है कि मोमेंटम में अनसर्टेनिटी या एरर बहुत ज्यादा होगा। या फिर अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कम है तो फिर पोजीशन में क्या होगा, एरर बहुत ज्यादा होगा। यही था आपका हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इस पे एक क्वेश्चन देखो कैसा आता है, बोलेगा कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफ द अनसर्टेनिटी इट्स पोजीशन इज 1 एंगस्ट्रॉम। तो हमको पता चल गया क्या कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। h क्या होता है बच्चा, यहां h है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा, हमको बताना है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, तो हम लोग इसको वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो यहां डेल्टा भी एक्स इंटू डेल्टा भी बराबर भी फॉर्मूला क्या बताए हैं, h अपॉन 4 पाई m, यही बताए हैं ना, यही बताए हैं। अच्छा, डेल्टा एक्स हमको गिवन है क्वेश्चन में कितना, 1 एंगस्ट्रॉम इनटू डेल्टा भी हमको निकालना है ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन, h का वैल्यू कितना होता है बताओ, 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई लेना है 3.14 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है ना यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 28 ग्राम बोलो या माइनस 31 केजी बोलो। अच्छा, एंगस्ट्रॉम को मीटर में कितना लिखते हैं, एंगस्ट्रॉम को मीटर में लिखते हैं 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इनटू डेल्टा भी ग्रेटर देन इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34 अपॉन 4 इंटू 3.14 इंटू 9 या 9 ले लो इसको अप्रोक्सीमेट सॉल्व करने के लिए, 10 टू दी पावर माइनस 28 ग्राम या केजी में ले लेते हैं इसको, चलो 31 केजी, यहां भी केजी में ले लेते हैं। बस अब यहां से सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो डेल्टा भी निकल के आपका आ जाएगा, डेल्टा भी यहां से आपका निकल के आ जाएगा। सॉल्व करना है बस, यही था बच्चा आपका हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सिंपल सी बातें हैं कि किसी भी मूविंग पार्टिकल्स का एग्जैक्ट टाइम पे उसका एक्यूरेटली उसका पोजीशन और मोमेंटम नहीं बताया जा सकता। समझ गए, चलो तो वेट करिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर रहे हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और यहां तक जितना पढ़ा है उसको पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर बच्चा।